नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपका सामाजिक में पहला चैप्टर ही चल रहा है अपना, प्रारंभ से लेकर 1206 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। तो उसमें ईसा जो था स्वर्णिम भारत वाला, उसमें हम जो पढ़ चुके हैं उसमें सबसे पहले देखो हमने ये है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। सबसे पहले महाजनपद काल हम पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद मौर्य वंश हम पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश के बाद हमने अब जो पढ़ना है वो शुंग वंश पढ़ेंगे आज। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, है ना, ये जो और भी इसके बाद के वंश, इसके वंशज जो थे वो सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश। तो देखिए पहली लाइन से, शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है ना। याद है आपको, पिछली क्लास के लास्ट में हमने बताया था कि जो इसका अंतिम जो मौर्य सम्राट था, क्या नाम था उसका, आपको पता हो तो बताओ भाई, बृहद्रथ, ठीक है ना। उसको मार के पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। कब की बात है ये? 185 ईस्वी की, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? पुष्यमित्र शुंग ने की 185 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। मौर्य राजा यहाँ लिख ही रहा है, बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। कौन? ये जो शुंग वंश का स्थापना करने वाला पुष्यमित्र शुंग था, ये जो मौर्य राजा था बृहद्रथ, उसका सेनापति था। उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसने 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लेना, अपने राज्य में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसके पुरोहित थे, ठीक है। ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं? पुष्यमित्र शुंग की, जो शुंग वंश का स्थापना करता है। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम यहाँ दे रखे हैं: अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत, देवभूति। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया, ठीक है। ये शुंग वंश की थोड़ी छोटी सी जानकारी यहाँ पर है। मेन बातें क्या याद रखोगे आप इसमें से, अगर नोट्स बनाने हो? पहली लाइन ये लिखना, शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। ये मौर्य राजा बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था और उसने उसे मार करके सिंहासन से उतार दिया और उसने 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था और पतंजलि, जो बहुत संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने इसके अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित का कार्य किया था, ठीक है ना। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में कई राजा हुए थे, जिसमें अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति प्रमुख हैं, ठीक है। तो देवभूति जो लास्ट वाला इसका है, उसको अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। नेक्स्ट आ गया अपना सातवाहन वंश। आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में, आंध्र प्रदेश जो दक्षिण भारतीय राज्य है, सिमुक नामक व्यक्ति ने आंध्र में सिमुक नामक, उस समय आंध्र जो क्षेत्र था वो गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटी है ना, उस वाले क्षेत्र को कहते थे। तो सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। आपसे पूछा जाए सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, तो आप लिखोगे सिमुक नामक व्यक्ति ने सातवाहन वंश की नींव डाली थी। कब की बात है? 60 ईसा पूर्व की। ये राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। आंध्र राज्य भी वंश भी कहते हैं इसको और सातवाहन भी कहते हैं। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत यानी इस सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम, ये सातकर्णी के नाम से और भी आगे शासक बने थे, राजा बने थे। तो इसके बाद सातकर्णी प्रथम
सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। इस व्यक्ति ने सातवाहन वंश को आगे बढ़ाया। सातकर्णी प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। ठीक है, किसने? सातकर्णी फर्स्ट ने। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान, ठीक है, जो आधुनिक पैठन नाम से जाना जाता है, नामक नगरी की स्थापना की। तो सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी किसको बनाया? किसको बनाया? यहाँ देखो, राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान, इसको आधुनिक पैठन नामक नगरी को बनाया। ठीक है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप, ये शक, ये भी वंश है ना, तो इसकी मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में हाश का मतलब होता है कमी। ठीक है, कमी होने लगी और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हो गया। ठीक है, उसके बाद सातवाहन वंश के बाद कौन सा आ गया? शक वंश, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है, और इस शक वंश को पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। कौन सा वंश? शक वंश। सातवाहन वंश के 23वें शासक, सातवाहन वंश जो हम पढ़ रहे हैं, इसके 23वें नंबर के शासक, किसकी बात हो रही है? सातवाहन वंश के 23वें नंबर के शासक, क्या नाम है? देखो उसका, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी का पुत्र था सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित कर दी। जो शक वंशों का वर्चस्व बढ़ रहा था, शक्ति बढ़ रही थी, उस शक्ति, समृद्धि, उनकी शक्ति को दबा करके इसने अपनी जो सातवाहन वंश है उसकी शक्ति, समृद्धि और सत्ता को वापस स्थापित कर दिया। वासिष्ठी पुत्र पुलामावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। ये वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। ठीक है, इसलिए रुद्रदामन कौन था? ये शक शासक था। ठीक है, तो रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था किसने? पुलुमावी ने। लेकिन रुद्रदामन ने क्या किया? उससे वो जो ये पुलुमावी था उससे वो समस्त भूभाग छीन लिए जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक, 27वां शासक कौन था? यज्ञश्री ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुल भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपने वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। लेकिन इसने जब इससे वापस छीन लिया रुद्रदामन ने, तो उस रुद्रदामन से भी वापस क्या किया? जो यज्ञश्री था 27वां शासक, उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभाग को पुनः अपने अधिकार में करके अपने वंश कीर्ति फिर से स्थापित कर दी। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाईं, जिनमें से कुछ जलपोत भी अंकित हैं। जलपोत मतलब जो जहाज चलते हैं वो उस पर अंकित है, यानी उसके चित्र उन सिक्कों पर बने हुए हैं जो किसने चलाए थे? यज्ञश्री ने चलाए थे। ठीक है, कौन से वंश की बात है? सातवाहन वंश। टर्न योर पेज। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। यानी इन सिक्कों पर, ये देखो इस तरह के सिक्के थे वो सातवाहन काल के, तो उस पर जहाज़ों के जलपोत के चित्र थे। तो इससे ये पता लगता है कि यज्ञश्री का जो शासन था वो समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ये मोस्ट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लेना। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा
विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष किया। ठीक है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपाश्रयों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य, व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला। किसमें? सातवाहन वंश में। चांदी, तांबे, शीशे, कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन था। मुद्राएं कौन सी चलती थी यहाँ पे? चांदी की, तांबे की, शीशे की और कांसे की। इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। सातवाहनों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। 400 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा ये चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। ठीक है। तो ये हो गया सातवाहन वंश। अब हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मौर्य वंश इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलो इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है। गुप्त साम्राज्य ये चला अपना 275 से 550 ईस्वी। ठीक है। इससे पहले हमने मौर्य काल जो पढ़ा था वो ईसा पूर्व की घटनाएं हैं, और अब जो हम ईसा पूर्व के बाद आ गए हैं वो मैंने पहले ही बता दिया था। BC, बिफोर क्राइस्ट। आप में से जिन बच्चों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो देखना। उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह से इसकी गणना की जाती है। जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा फिर आपको बता दूँ। जैसे मान लो ये यहाँ 0 है, यहाँ हमने ईसा का जन्म मान लिया। ठीक है। यहाँ ईसा का जन्म हुआ और ये लो, तो इससे पहले वाली जितनी भी घटनाएं हुई है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है, और इसके बाद जो भी घटित हुआ, ठीक है, वो ईस्वी कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ से वही वापस 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो ऐसे करते करते हम आज कहाँ आ गए हैं? 2020 तक। ठीक। अब इससे पहले कि यहाँ से भी वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी चलेंगे तो वो सब ईसा पूर्व कहलाता है। ठीक है। जैसे आप अपना पेज पलटिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी शुंग वंश पढ़ा, 185 ईसा पूर्व था। तो जैसे हम मौर्य काल को पढ़ते हैं तो मौर्य काल में यहाँ देखो ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग। ठीक है ना। तो 300 ईसा जन्म के भी 326 वर्ष पहले। यदि आप इससे कंपैरिजन करो तो आज से 2020 तो चल ही रहा है, उसमें 326 और जोड़ दो तो इतने वर्ष पहले की बात हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? ये होता है, ये मैंने पहले बता दिया था, आज फिर आपको मैंने क्लियर करा दिया। ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। चलो देख लेते हैं। ये समय इसका नोट करना, 275 ईस्वी से 550 ईस्वी। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। 230 ईस्वी आते आते जो कुषाणों का शासन था वो लगभग समाप्त हो गया। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरडंडों के शासन में आ गया। ठीक है। किसके? शकों के में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है। इसके बाद यानी लगभग 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। यहाँ से अंडरलाइन करना, 275 ईस्वी से गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था बच्चों? श्रीगुप्त। किस वंश का? गुप्त साम्राज्य का। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग परिस्थिति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी शासक था।
इसने प्रयाग प्रशस्ति लगवाई थी। प्रयाग प्रशस्ति में खुद ये कहा है कि मैं श्री गुप्त का पुत्र हूँ, प्रपौत्र हूँ। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि श्री गुप्त इस वंश का क्या था, स्थापना करता। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। श्री गुप्त के बाद कौन बना, घटोत्कच। इसकी उपाधि महाराज थी। इस घटोत्कच ने क्या उपाधि धारण की, महाराज की। ठीक है, अब हम सबसे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, इधर चंद्रगुप्त है, एक वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और ये इधर चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी आएगा इसमें आगे। तो चंद्रगुप्त नाम से कई शासक हुए हैं, मौर्यों में भी हुए हैं, गुप्तों में भी हुए हैं। तो गुप्त में प्रथम द्वितीय इस तरह से आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लगाया गया है। इसका शासन काल रहा था मित्रों 320 से 335 ईस्वी तक। आइए, घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। ठीक है, किसका पुत्र था ये, घटोत्कच का। और घटोत्कच किसका पुत्र था, श्रीगुप्त का। ठीक है, यानी यूँ कह सकते हैं गुप्त साम्राज्य में स्थापना की श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच राजा बना। घटोत्कच के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त का वंश का शासक बना। इसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। ये अंडरलाइन कर लेना, इसने क्या धारण, कौन सी उपाधि धारण की, महाराजाधिराज की। जबकि जिसका घटोत्कच था, इसने क्या उपाधि धारण की थी, महाराज की। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी शासक थे ये, लिच्छवी वंश है ना। तो इनकी लिच्छवी वंश की बेटी थी, पुत्री थी कुमार देवी। इससे इसने क्या किया, विवाह किया। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। किसने चलाया, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो चंद्रगुप्त की मुख्य 2-3 एक बातें इसमें दी गई है। एक तो एक घटोत्कच का पुत्र था, इसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया और 319 में इसने गुप्त संवत चलाया। क्लियर सभी को। उसके बाद आ गया समुद्रगुप्त। इसका काल है 335 से 380 तक। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किसने, चंद्रगुप्त ने ही अपने बाद समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, तो अब राजा कौन बन गया, समुद्रगुप्त। पहले कौन था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पहले कौन था, घटोत्कच। घटोत्कच के पहले कौन था, श्रीगुप्त। ठीक है, तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आ गया समुद्रगुप्त प्रथम। ये बहुत मोस्ट है, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो समुद्रगुप्त को हम ध्यान से पढ़ेंगे। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। इसका आदर्श था दिग्विजय, विजय यात्राएं करना, और एकीकरण। वो साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। इसका दरबारी कवि था हरिसेन, इसने इलाहाबाद प्रशस्ति में इसकी सैनिक सफलताओं का वर्णन किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। अशोक के अभिलेख पर ही ये इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा जा सकता है। कितने में, इसने जितने भी क्षेत्र जीते, क्योंकि साम्राज्यवादी विस्तार नीति पर काम करने वाला व्यक्ति था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाला था, तो इसके जो क्षेत्र हैं जीते हुए उनको 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला गंगा यमुना का दोआब, दोआब जानते हो ना, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोआब कहलाता है। पूर्वी हिमालय
के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र और आटविक राज्य और पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य। 5 क्षेत्रों में, यानी यूँ कह सकते हैं लगभग पूरे भारत पर इसका अधिकार समझ लो उस समय। ठीक है, कई सारा राज्य इसने अपना विस्तार कर लिया था। शक एवं कुषाण राज्य और शक एवं कुषाण राज्य भी इसके अधिकार क्षेत्र में थे। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। इलाहाबाद प्रशस्ति में तो ये भी लिख रहा है कि ये बंदा कभी हारा ही नहीं था। ठीक है ना। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे वो विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। नौसेना भी थी इसके पास, जो समुद्री सीमा सैनिक होते हैं उनको कहते हैं नौसेना। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ था। इसने जो सिक्के चलाए उस पर लिखा रहता था अश्वमेध पराक्रम, जैसे भी सत्यमेव जयते अपने सिक्कों पर लिखा रहता है, वैसे उस समय के सिक्कों पर जो इसने चलाए थे उसमें अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ था। ये ललित कलाओं में भी निपुण था, उसे कविराज भी कहा गया। ललित कलाओं में निपुण और उसे क्या कहेगा, कविराज। संगीत में भी निपुणता, एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई। ठीक है, एक सिक्का प्राप्त हुआ है जिस पर वो क्या बजा रहा है, वीणा। ऐसा लगता है कि ये संगीत प्रेमी भी था, विष्णु का भक्त था और दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त की बातें हैं। इसके बाद हम आगे चले, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। चलिए, क्या है हमारे नेक्स्ट पेज में, ऊपर ही ऊपर आप देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय 350 से 412 ईस्वी तक। ठीक, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा है। अध्ययन का क्रम याद रखना, सबसे पहले आप स्थापनाकर्ता श्रीगुप्त हो गया, उसके बाद घटोत्कच हो गया, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया, फिर समुद्रगुप्त हो गया, फिर उसके बाद आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा है। उसका नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है। ठीक है, इसका नाम क्या क्या मिलता है, देवराज और देवगुप्त भी मिलता है। क्लियर सभी को, क्या क्या नाम मिलता है इसका, देवराज और देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। ठीक है, इसने क्या किया, अपने साम्राज्यों को बढ़ाने के लिए शादी विवाह आदि की संबंध स्थापित किए और विजयों द्वारा और राज्यों को जीत जीत कर बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया। इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे किया, वाकाटक राजा था। ठीक है, वाकाटक वंश है ये। यहाँ का जो राजा था रुद्रसेन से इसका विवाह कर दिया। किसका, प्रभावती गुप्त का, जिसकी मृत्यु के बाद प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हो गई किसकी, रुद्रसेन की, तब इसकी जो पत्नी थी प्रभावती गुप्त और ये किसकी बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो इसके पति की मृत्यु के बाद जब रुद्रसेन मारा गया तो इसका बेटा बहुत छोटा था, उसको इसने गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं वास्तविक शासक बन गई। शासन कौन चलाने लगी, प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शक विजय के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने, शकों को पराजित करने के बाद इसने धारण की थी और उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, रह जाएगा सबको याद यहाँ तक। ये जो अंडरलाइन हो रहे हैं सब आप नोट करना अपने कॉपी में।
आगे देखें हम कुमारगुप्त और महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका बेटा कुमारगुप्त शासक बना। अब देखो चंद्रगुप्त के बाद कौन आ गया, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, 414 से 455 तक। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का बहुत बड़ा शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, कुमारगुप्त को। ठीक है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इसके बाद आ गया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राजा बन गया। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है बड़ा बेटा। राजपाट में, राजाओं में और ये नियम होता था कि राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है, लेकिन ये बड़ा नहीं था फिर भी ये राजा बन गया। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। यानी टूटी फूटी जो सुदर्शन झील थी उसको इसने दोबारा बनवाया था, ठीक करवाया था, उसको कहते हैं जीर्णोद्धार। ठीक है। कौन सी झील, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। बनाई किसने थी, वो मौर्यों ने बनाई थी। और इसका जीर्णोद्धार कौन करवा रहा है, अब स्कंदगुप्त। ठीक है। चित्र आप देख रहे हो, इस चित्र में आप देखोगे कि गुप्तों का जो शासन था वो कहाँ कहाँ था। लगभग पूरे भारत पे इनका अधिकार दिखेगा आपको। ये जो ज़्यादा ब्लू हो रहा है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का साम्राज्य है। मगध हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, गुजरात, ये मालवा का थोड़ा पश्चिमी हिस्सा। ठीक है। समुद्रगुप्त का जो ये ब्लू कलर का थोड़ा हल्का वो आप देख रहे हो, यहाँ तक इसका शासन था। इधर पूर्वी क्षेत्र हो गया, दक्षिण में कलिंग का हो गया, यहाँ से ये मध्य का, और ये थोड़ा उत्तर पश्चिम का हिस्सा उसके क्षेत्र में आता था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसने विवाह संबंध स्थापित करे थे। याद हो आपको, प्रभावती गुप्त का विवाह उसने वाकाटक राजा रुद्रसेन से करवाया था। तो ये इसमें आएगा। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो वो हाँ ये वाला है ना, ये थोड़ा, तो ये उसका क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है। किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये वाला तो किसका था, समुद्रगुप्त का, और ये वाला किसका है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का। ठीक है। ये वाला इनके क्षेत्र में नहीं था, और ये भी नहीं था, और ये भी ये नहीं था। बस ये वाले इससे गुप्त साम्राज्य में आते थे। ठीक है। टर्न योर पेज। तो स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील थी मौर्यों की, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने से समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त ने किसको पराजित किया, हूणों को। ठीक है। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, ये गुप्त वंश था अपने पास। स्थापना किसने की, श्रीगुप्त ने। उसके बाद कौन राजा बना, घटोत्कच। घटोत्कच के बाद कौन बना, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, फिर उसके बाद लास्ट वाला जो था स्कंदगुप्त। ठीक है। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखो। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री पाहियान भारत आया था। अंडरलाइन करो इसको, चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन आया था, पाहियान आया था। ठीक है। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। उसने अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था। राजकाज की भाषा संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, नोट करते लेना।
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास, वृषकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस के नाटक के लेखक विशाख दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए थे। ठीक है, तो ये संस्कृत के जो बड़े बड़े विख्यात विद्वान लेखक थे वो गुप्त काल में ही हुए थे। रामायण महाभारत मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में भी सामने आई थी, जैसे अभी रामायण महाभारत उस समय भी थी। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसे वैज्ञानिक भी थे वहाँ पे गुप्त काल में, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे। ठीक है, इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। इसी काल में किसका आविष्कार हुआ? दशमलव प्रणाली का, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। ठीक है, उस काल की वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला का प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से लगा सकते हैं। तो उस समय की वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला भी बहुत समृद्धि। ठीक है, उस समय का साहित्य वो शानदार था। तो ये सारी बातें सांस्कृतिक उपलब्धियों में गिनी जाएंगी गुप्त काल में। अब गुप्त काल का समाज कैसा था? गुप्त काल का समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। सबसे ऊंचा स्थान जिनको प्राप्त था वो ब्राह्मणों को था। थोड़ा इसमें दिख नहीं रहा है, आपकी बुक में सही दिख रहा होगा शायद, देखता हूँ मैं। उनके कर्तव्य माने जाते थे। क्या क्या ब्राह्मण क्या करते थे? अध्ययन करना, अध्यापन यानी पढ़ाना, यज्ञ करना और दान ग्रहण करना। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र सेवा प्रदाता था। ठीक है, तो गुप्त काल 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान ग्रहण करना था। क्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य जो होते तो व्यापार करते थे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। ठीक है ना, वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर क्या था? जन्म ही था। जो जिस वर्ग में जन्म लेता वही वैसा ही माना जाता। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी को उपस्थिति अनिवार्य थी। कोई भी धार्मिक कार्य होता था तो पति के साथ पत्नी को अनिवार्य उपस्थिति मानी जाती थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। पर्दा प्रथा नहीं थी, घूंघट नहीं लेती थी इस समय स्त्रियाँ। 8 प्रकार के विवाह उस समय होते थे। स्वयं क्या लिख रहा है यहाँ पे? स्वयंवर। स्वयंवर जानते हो ना आप? स्वयंवर चुनना। तो स्वयंवर प्रथा, पेज नेक्स्ट पे आ जाइए आप। तो उस समय स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। स्वयंवर भी होते थे उस समय। जैसे स्वयंवर जानते हो ना आप? जैसे सीता का स्वयंवर हुआ, महाभारत में किसका हुआ था? द्रौपदी का। तो जो स्त्री, महिला या लड़की स्वयं अपना वर चुनती है उसको स्वयंवर कहा जाता है। गुप्त काल में मिश्रित जातियाँ मूर्ध्वा, सिक्त, कर्ण, अम्बष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। अर्थात यदि किसी के पुत्र नहीं है तो उसकी जो पति की संपत्ति पर सारा अधिकार, प्रथम अधिकार किसका होता था? उसकी पत्नी का होता था। ठीक है, तो ये हो गया अपना गुप्त वंश। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी है और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ओके, धन्यवाद।